तो आज हम अभी तक हमने जितना पढ़ा है उस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखिए बुक का ही क्वेश्चन है एक, एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से धनावेशित करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी धातु के गोला है, आपके पास में कोई धातु का गोला है और उसके अंदर से आपको क्या करना है, एक कूलाम आवेश को धनावेशित, उस धातु के गोले को आपको क्या करना है, एक कूलाम आवेश से धनावेशित करना है ना। एक कूलाम आवेश उस धातु के गोले के ऊपर होने चाहिए और सारे ही क्या होने चाहिए, धनावेशित होने चाहिए, है ना। करने में उससे कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करने होंगे। तो आप कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करोगे उस गोले के अंदर से, तब जाके वो गोला एक कूलाम आवेश से धनावेशित होगा, ठीक है। उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है हमें, ठीक है। चलिए, आपको मैंने एक बताया था आवेशों के गुणधर्म के अंदर, एक सूत्र बताया था आवेश के क्वांटीकरण के अंदर। एक अपन सूत्र, अपने एक सूत्र देखा था कि Q बराबर क्या होता है, एन ई के बराबर होता है ना। ये Q बराबर एन ई क्या प्रदर्शित करता है, देखिए Q बराबर एन ई ये प्रदर्शित करता है कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं, आवेश जो गति कर रहे हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जा रहे हैं, तो जितने आवेश जा रहे हैं उन आवेशों की संख्या को निकालने के लिए सूत्र अपन उपयोग में लेते हैं, ठीक है। इस सूत्र की सहायता से आप उन आवेशों की संख्या को ज्ञात कर सकते हो कि कितने आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है। तो इस सूत्र का भी यहाँ पर आपको उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इस धातु के गोले से क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनों को निकाल रहे हो। और अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पीछे क्या रहेंगे, हमारे पास में प्रोटॉन रहेंगे, और प्रोटॉन रहेंगे तभी तो ये गोला है वो धनावेशित हो पाएगा, है ना। इस गोले के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों उपस्थित है, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया, ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इधर से भी ये इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो, तो पीछे क्या रहेगा आपके पास में, प्रोटॉन बचेगा ना, और प्रोटॉन बचेगा तभी तो ये धनावेशित होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रॉन है, कितने आपने इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या मतलब एन से प्रदर्शित किया जाएगा। ई तो क्या है, ई है इलेक्ट्रॉन का आवेश, कितना होता है, ई बराबर कितना होगा हमारे पास में 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 गुलाम, ये ई का मान होगा, है ना, ये तो फिक्स है। अच्छा क्यू, क्यू का मान क्या होगा, क्यू तो बेटा आवेश है, इस वस्तु के ऊपर आवेश, है ना, इस वस्तु के ऊपर आवेश की संख्या जो कि अपने को पता नहीं है, ठीक है, यही तो अपने को ज्ञान करनी है। अच्छा, ये दे रखी है बुक में, क्या दे रखा है, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी धातु के गोले को एक कूलाम आवेश से आवेशित करना है ना, एक कूलाम आवेश से धनावेशित करना है, मतलब गोले को कितना आवेश देना है हमें, एक कूलाम देना है। तो यहाँ पर आवेश का मान कितना हो जाएगा, एक कूलाम हो जाएगा। आवेश बराबर क्यू बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक कूलाम हो जाएगा। एक कूलाम आवेश से हम आवेशित कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए इन दोनों के मान इस सूत्र के अंदर रख देते हैं, समीकरण एक के अंदर रख देते हैं इन दोनों के मान, ठीक है। तो देखिए क्यू की जगह क्या लिख लेंगे, एक कूलाम, तो एक कूलाम लिख लिया बराबर एन। ई की जगह क्या लिखेंगे, 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, ठीक है। अब ये जो 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम है, इसको इधर भेज देते हैं क्योंकि हमें एन का मान निकालना है। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, एक कूलाम बटा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, कूलाम से कूलाम कट गया, तो एक बट्टा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19, ठीक है। अब ये 1.6 है, यहाँ से पॉइंट हटा दो तो इधर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है। किसका किसका भाग देंगे हम, सीधा आप सीधा
2 का भाग दे दो इधर से, 5 बार जाएगा, 8 बार जाएगा। ठीक है, सीधा आपने 8 का भाग दे दिया, 8 का भाग दिया कितनी बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 से क्या काट रहे हैं इसको, तो कितना जाएगा, तो सीधा तो जा नहीं सकता, तो 0 लगा देंगे। ठीक है, और लगा दिया, 0 आ गया। तो 8 बजे 40, 8 से 48, 8 से 48, 48, 2 और 0, तो 16। ठीक है, 16 और फिर हो जाएगा 4 और 0, 8 बजे 40। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0.625 ये ऊपर रह जाएगा, है ना। और देखिए नीचे 10 की घात माइनस का 19 है, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा। तो देखिए इतनी संख्या में इलेक्ट्रॉन है, आपको धातु की सतह से निकालने पड़ेंगे, निष्कासित करने पड़ेंगे, तब जाके वो जो धातु का जो गोला है वो 1 कूलाम आवेश से धनावेशित होगा। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको कि कोई वस्तु है आपके पास में, उस वस्तु को कितना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। देखिए एक कोई वस्तु है आपके पास में, उसको आप इतना आवेशित कर रहे हो कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर आप किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए इलेक्ट्रॉन के एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10 की घात माइनस का 19, है ना, माइनस का 31। ठीक है, अगर उस वस्तु को इतने इलेक्ट्रॉन दिए जाए तो एक इलेक्ट्रॉन के कारण तो हमें उस वस्तु के द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो रही है, 9.1 गुना 10 की घात माइनस का 31 वृद्धि हो रही है। ठीक है, किलोग्राम में वृद्धि हो रही है। अगर उसको इतने इलेक्ट्रॉन दिए जाए कि उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होनी चाहिए, 9.1 नैनोग्राम। ठीक है, तो नैनोग्राम काफ़ी ज़्यादा होता है चाहिए, है ना। देखिए इस प्रकार से होगा ये, तो इतनी क्या होनी चाहिए, उसके द्रव्यमान के, वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि होनी चाहिए। तो दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो निकालनी है आपको। और दूसरा, अच्छा, आवेश का मान और उसकी प्रकृति ज्ञात करो कि वस्तु के ऊपर कौन सा आवेश होगा और उसकी प्रकृति क्या होगी। अब आप देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आप कह रहे हैं कि आपने वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिया, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, तो वस्तु को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ही आएगा, आवेश तो उसका इलेक्ट्रॉन ही होगा। ऐसा तो नहीं है कि प्रोटॉन हो जाएगा, है ना, न्यूट्रॉन हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, तो न्यूट्रॉन तो होगा ही नहीं, प्रोटॉन हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही होगा, दिखती बात है। क्योंकि अगर वस्तु को आप इलेक्ट्रॉन से आवेशित कर रहे हो तो इलेक्ट्रॉन ही होगा उसका मान। तो आवेश का मान और उसकी प्रकृति ज्ञात करनी, तो आवेश का मान क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, और प्रकृति ऋणावेशित होगी, है ना। आवेश का मान आप निकाल दोगे और प्रकृति क्या हो जाएगी इसकी, ऋणावेशित होगी। चलिए अब देखिए सबसे पहले करते हैं अपन, इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, देखिए आपके पास सूत्र होता है Q बराबर NE। यहाँ पर इस सूत्र को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, देखिए वस्तु को कितना आवेशित किया जाए कि उसके द्रव्यमान में इतनी वृद्धि हो जाए। तो देखिए द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो ये अंतर आ गया। ठीक है, मान लिया पहले वस्तु के द्रव्यमान में, द्रव्यमान कुछ और था, अभी वस्तु का द्रव्यमान कुछ और है। ठीक है, तो द्रव्यमान में जो वृद्धि हुई है उस द्रव्यमान में वृद्धि को लिख रहा हूँ मैं, द्रव्यमान में वृद्धि, द्रव्यमान में वृद्धि, तो द्रव्यमान में वृद्धि है उसको डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो कितनी आ रही है आपकी, 9.1 नैनोग्राम। ठीक है, अच्छा नैनो, नैनो को आप किस तरह से लिखते हो, 9.1 नैनो मतलब 10 की घात माइनस का 9 ग्राम। ठीक है, ये उसकी द्रव्यमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अच्छा ये ग्राम में दे रखा है, इस ग्राम को अपन किलोग्राम में चेंज कर सकते हैं क्योंकि अपन तो मान सारे एमकेएस के अंदर निकाल रहे हैं, सीजीएस में थोड़ी निकाल रहे हैं। तो आपको ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, 10 की घात माइनस 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। आ रही बात समझ में, तो किलोग्राम में चेंज हो जाएगा, 9.1 माइनस का 9, अच्छा यहाँ पर 10 की घात माइनस का 3 से गुणा करना पड़ेगा, 3 से गुणा होगा। ठीक है, तो माइनस का 12 किलोग्राम आ जाएगा। अच्छा ये कैसे किया आपको पता है ना, देखिए 1000 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम होता है ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ग्राम को एक साइड में रखते हैं, ये जो 1000 है इसको ले लेते हैं।
तो ग्राम बराबर क्या आ जाएगा, 1/1000 किलोग्राम। तो मतलब कितना आ गया, यहाँ पर देखिए नीचे क्या हो गया, 10 की घात 3 हो जाएगा, और ऊपर लेके जाएंगे 10 की घात -3 हो जाएगा, 10 की घात -3 किलोग्राम। तो ग्राम की जगह क्या लिख सकते हो, 10 की घात -3 किलोग्राम लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ग्राम की जगह क्या लिखा है, 10 की घात -3 किलोग्राम लिख लिया। ठीक है, तो ये तो आ गया आपके द्रव्यमान में वृद्धि, है ना, कितनी वृद्धि हुई है द्रव्यमान में, वो आपने निकाल दी। अच्छा, अब आपके पास में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपके पास में है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहली कंडीशन में क्या कह रहा है आपको, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, वस्तु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, इस सूत्र जैसे ना आपके पास में Q बराबर एन ई, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो ना, अगर द्रव्यमान के केस में लिखना हो, ठीक है, तो द्रव्यमान में वृद्धि बराबर हो जाएगी एन गुणा, यहाँ पर द्रव्यमान एम ई आ जाएगा, इस तरह से लिख सकते हो ना इसी सूत्र को, है ना। तो यहाँ पर देखिए द्रव्यमान में वृद्धि की है, तो द्रव्यमान में वृद्धि बराबर कितनी होगी, एन एम ई, है ना, मतलब दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, वो किसके बराबर होगा, द्रव्यमान में वृद्धि के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो अब देखिए, यहाँ पर आपको द्रव्यमान में वृद्धि, इसका मान तो आपको दे रखा है, कितना था हमारा, 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम। तो यहाँ पर मान रख देते हैं 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम, ये द्रव्यमान में वृद्धि है बराबर एन। अच्छा, इसके साथ में क्या है, एम ई, एम ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ठीक है, तो अब देखिए क्या करेंगे अपन, यहाँ पर जो n के गुणा में है इसको इधर भाग में ले लेंगे, तो n बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 9.1 गुणा 10 की घात -12 किलोग्राम बट्टा 9.1 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया। ठीक है, 9.1 से 9.1 गया, तो देखिए 10 की घात -12, इधर देखिए नीचे 10 की घात प्लस माइनस का 31 है, काट दो इसको। ठीक है, 31 में से 12 गए, पीछे कितना रहेगा, 19 रहेगा ना, माइनस का 19। ठीक है, यहाँ पर देखिए किलोग्राम से तो किलोग्राम कट गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर संख्या है ना, वैसे भी आप क्या निकाल रहे हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, संख्या तो कोई मात्रक होता है क्या, 2 का 3 का 4 का कोई मात्रक थोड़ी होता है। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए 10 की घात -19 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस का 19 हो जाएगा, तो 10 की घात+19, तो आपको 10 की घात+19, 10 की घात 19 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे उस वस्तु को, तब जाके वो वस्तु एक, सॉरी, तब जाके वो वस्तु 9.1 नैनोग्राम उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। इतने आपको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब जाके उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम वृद्धि होगी। ठीक है, ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको आवेश का मान निकालना है। आपने जो, देखिए आपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो उस वस्तु पर आवेश तो आएंगे, उन आवेशों का मान आपको ज्ञात करना है। तो दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं अपन, आवेश का मान ज्ञात करेंगे। चलिए, आपके पास में सूत्र होता है आवेश का मान ज्ञात करने का, Q बराबर एन ई, आवेश के क्वांटीकरण के नियम से, है ना। एन देखिए दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10 की घात 19, 10 की घात 19 लगा देंगे गुणा इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का अगर आवेश की बात करते हैं तो आवेश कितना होता है, तो ई बराबर कितना होगा हमारे पास में, 1.6 गुणा 10 की घात -19। ठीक है, और किस में होगा, गुलाम के अंदर होगा Q बराबर। अब 10 की घात 19 से 10 की घात -19 ये कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या रहेगा, 1.6 गुलाम, Q बराबर 1.6 गुलाम। ये आ गया आपके उस वस्तु के ऊपर आवेश का मान आ गया। ठीक है, उस वस्तु पर कितना आवेश आ जाएगा, 10 की घात 19 अगर उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, है ना, तो उस वस्तु पर आवेश कितना आएगा, 1.6 गुलाम आवेश आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अच्छा, ये आवेश किस प्रकृति का होगा, कौन सी प्रकृति का होगा, यह आवेश ऋणात्मक प्रकृति का होगा। क्योंकि वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं।
दिए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कप जल में कितनी मात्रा में तथा ऋण आवेश उपस्थित होते हैं। ठीक है, आपको अगर एक कप जल दे दिया जाए, अगर आपको कह दिया जाए कि इसके अंदर बताइए कितनी मात्रा में धनात्मक आवेश है और कितनी मात्रा में ऋणात्मक आवेश है, तो उन आवेशों की संख्या को आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए एक कप जल है। अब देखिए कप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर आपको मान दे रखा है 250 ग्राम। चलिए पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए, देखिए जल है, जल क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है। जल क्या होता है, जल H2O, ये क्या होता है, उदासीन होता है। मतलब अगर जल का कोई अणु है आपके पास में, तो उस पर ना तो धनात्मक प्रकृति का आवेश होगा ना ऋणात्मक प्रकृति का आवेश होगा। उस पर आवेश का मान कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि क्या होता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो आवेश का मान क्या होगा, उसका शून्य होगा। तो यहाँ पर देखिए धनात्मक और ऋणात्मक, या तो यहाँ पे कह रहा है कि कितनी मात्रा में धन आवेश होंगे जल के अंदर और कितनी मात्रा में ऋण आवेश होंगे। तो जल जल में धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जल उदासीन होने के कारण इसमें धनावेश तथा ऋणावेशों की संख्या समान होती है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में कह रहा है या तो धनात्मक प्रकृति के आवेश है, धनावेश है, उनका मान निकालो, या फिर ऋणावेश का मान निकालो। तो जो धनावेश का मान निकालो चाहे ऋणावेश का मान निकालोगे, दोनों का मान तो सेम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति के आवेशों की संख्या क्या होती है, समान होती है, क्योंकि जल क्या है, उदासीन प्रकृति का होता है। चलिए अब देखिए दूसरी चीज, यहाँ पर जल की बात करते हैं। यहाँ पर जल के अंदर कितने अणु है, दो अणु, एक तो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के दो अणु है और ऑक्सीजन का एक अणु होता है। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीजन की बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के अणु के अंदर अगर आप बात करते हैं उसके द्रव्यमान की, है ना, द्रव्यमान संख्या की या अणुभार की, तो ऑक्सीजन का अणुभार कितना होता है, 16 होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का अणुभार कितना होता है, हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन के लिए 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुणा 1 मतलब 2। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की अगर अपन बात करते हैं तो हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन देखिए ना, प्रकृति के अंदर 3 प्रकार के हाइड्रोजन होता है। एक तो होता है नॉर्मल हाइड्रोजन, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है ट्राइट्रियम। ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन होता है ना, जो आपके आवर्त सारणी में नॉर्मली आप यूज करते हो, उसमें क्या होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है उसमें। ठीक है, उसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। और यहाँ पर आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस हाइड्रोजन के, एक हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसका देखिए जो आपका अणुभार होगा वो कितना होगा, 1 होगा। आ रही बात समझ में। अब देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है H2O के अंदर, एक अणु के अंदर, है ना, जल के एक अणु के अंदर 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो 2 से गुणा कर दिया तो आपका 2 हो गया इसका अणुभार। चलिए, तो इस प्रकार से जल के एक अणु के अंदर, जल के एक अणु का अणुभार कितना होगा, जल के एक अणु का अणुभार बराबर कितना होगा, 16 प्लस 2 बराबर 18 होगा। कितना होगा, 16 प्लस 2 बराबर 18। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का तो एक अणु है यहाँ पर, और हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 अणु उपस्थित है, तो हाइड्रोजन के 2 अणु हो गए और ऑक्सीजन का एक अणु हो गया, तो 16 और 2 कितने हो गए, 18 हो गए। तो ये जल के एक अणु का अणुभार आ गया हमारे पास। चलिए अब देखिए, अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, अगर आपको कोई विलियन दे रखा है, उस विलियन के अंदर अगर आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, तो उसके लिए आपके पास एक सूत्र होता है, अणुओं की संख्या। ठीक है, अणुओं की संख्या निकालने का आपके पास में क्या सूत्र होता है, जिसको आप कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हो अणुओं की संख्या। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, ग्राम बटा अणुभार गुणा आवागाद्रो संख्या, ग्राम बटा अणुभार गुणा आवागाद्रो संख्या। तो ये ग्राम मतलब ग्राम या फिर
ये ग्राम लिख लेते, ठीक है। ग्राम बटा अणुभार, अणुभार को मैं कैपिटल एम से प्रदर्शित कर रहा हूँ, यहाँ पर ये अणुभार है, इसको मैंने कैपिटल एम से प्रदर्शित किया, गुणा आवागद्रो संख्या को एन ए से प्रदर्शित किया जाता है ना। तो ग्राम बटा अणुभार गुणा आवागद्रो संख्या, ठीक है। ये आएगा आपके अणुओं की संख्या। किसके अंदर अणुओं की संख्या आएगी? ये 250 ग्राम जो जल है ना, 250 ग्राम जल के अंदर अणुओं की संख्या की बात कर रहे हैं ना। 250 ग्राम जल में कितने हाइड्रोजन परमाणु है, सॉरी कितने हाइड्रोजन अणु है ना, उसकी बात करें, सॉरी कितने जल के अणु है उसकी बात करें। 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, एन बराबर कितनी आ जाएगी? ग्राम बट्टा एम क्या है यहाँ पर? अणुभार है। अणुभार किसका है? हाइड्रोजन के एक अणु का अणुभार है, ठीक है। ग्राम कितना दे रखा है हमें? 250 ग्राम दे रखा है, ठीक है। 250 ग्राम तो 250 ग्राम का मान रख दिया। एम जल के एक अणु का अणुभार कितना होता है? 18 होता है, तो 18 लिख लिया, गुणा एन ए, एन ए क्या है? अवागाद्रो संख्या, जिसका मान क्या होता है? 6.023, ठीक है, गुणा 10 की घात 23, 6.023 गुणा 10 की घात 23। इसको याद करने का तरीका 6.0, और यहाँ पर भी 23 है, और 10 की घात भी कितनी होती है? 23 होती है, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे? ये आ गए हमारे जल के जो 250 ग्राम जल है, इसके अंदर अणुओं की संख्या आई है आपके पास में, ठीक है ना। पहली चीज तो ये आ गई, जल के 250 ग्राम जल के अंदर अणुओं की संख्या आई है। अच्छा, अब आपको निकालना क्या है? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति के आवेशों की संख्या निकालनी है ना। जल के अंदर धनात्मक और ऋणात्मक प्रकृति के आवेशों की संख्या निकालनी। अब देखेंगे आप, देखिए जल की बात कर रहे हैं, H2O की बात कर रहे हैं, कि जल की बात कर रहे थे ना, H2O, तो देखिए H2O में देखिए ऑक्सीजन भी आता है और हाइड्रोजन भी आता है। ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं तो ऑक्सीजन के एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑक्सीजन के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, और प्रोटॉन भी कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन के एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? प्रोटॉन की संख्या भी 1 होती है, न्यूट्रॉन नहीं होता। आ रही बात समझ में? और अगर आप किसी ना का अणुभार निकालते हो ना, तो अणुभार में क्या होता है? ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है अणुभार में। मतलब क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में क्या है? एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं होता है, इसलिए उसके अणुभार एक ही होता है। आ रही बात समझ में? अच्छा, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन ले रहे हैं, तो 1 का गुणा 2 से कर देंगे। तो अब देखिए किसी हाइड्रोजन के एक अणु की अगर अपन बात करते हैं, तो एक अणु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 8 तो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के अंदर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 8 प्लस 2, ये होगी हमारी इलेक्ट्रॉन की संख्या, कितनी हो जाएगी? 10 इलेक्ट्रॉन। और प्रोटोनों की संख्या भी कितनी होगी? प्रोटॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 8 प्लस 2 10। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी? समान होगी हाइड्रोजन परमाणु के अंदर, है ना। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए धन और ऋण आवेश कितने होंगे हाइड्रोजन के अंदर, जैसे हाइड्रोजन सॉरी जल के अंदर धन और ऋण आवेश कितने होंगे, उनकी संख्या निकालनी है, तो आप क्या करोगे? सूत्र है आपके पास में Q बराबर एन ई, और यहाँ पर एन क्या है? एन अणुओं की संख्या, है ना। तो यहाँ पर कैपिटल एन की जगह ये देखिए, ये स्मॉल एन है, इसकी जगह क्या लिख लेंगे? कैपिटल एन लिख लेंगे, अणुओं की संख्या, ठीक है। और ई क्या है यहाँ पर? आवेश। चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात कर लो, चाहे प्रोटॉन की बात करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों के, देखिए इलेक्ट्रॉन के लिए भी बात करें तो उसका भी मान कितना है? 10 ई। और यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन के लिए भी क्या होगा? 10 ई होगा, ठीक है। अच्छा, एन एन का मान यहाँ पर रख देते हैं, तो कितना है एन का मान? 250 बटा 18 गुना 6.023 गुना 10 की घात 23, ठीक है। साथ में 10 और ई, ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे आवेश का मान। इसको और भी आगे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे 250 बटा 18 गुणा 6.023 गुणा 10 की घात 23। अच्छा, 10 और 10 के साथ में क्या आ जाएगा? ई मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का
19 और साथ में क्या आ जाएगा कूलाम, क्योंकि ये आवेश किसमें मापा जाता है, कूलाम में मापा जाता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1.337 गुणा 10⁻7 कूलाम, ये आपका आवेश का मान आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी वस्तु के द्रव्यमान आपको पता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की, अगर आपको उसका अणुभार पता है ना, अणुसूत्र पता है, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हो। आ रही बात समझ में? चलिए फिर आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे अध्ययन करेंगे।